सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आज आप लोगों के सामने डियर क्लास नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कनेक्ट हो जाइएगा एंड वी आर स्टार्टिंग क्लास नंबर 7। तो सब लोग अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो भाई। मैं आप लोगों को सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, है ना? मैं आप लोगों को सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा रहा था कि सप्लाई क्या होती है, और मैंने आप लोगों को सप्लाई के बारे में सारी बातें बताई थी डियर, राइट। मैंने आप लोगों को सेक्शन 7(1) पढ़ाया था जिसमें हमने क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी तीनों डिस्कस किए थे डियर। क्लॉज ए में कंसीडरेशन होना जरूरी है, राइट। सेल हो सकता है, बार्टर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। 7(1) में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस की बात हुई थी, है ना। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस बिजनेस के लिए हो या ना हो डजंट इंपॉर्टेंट, लेकिन ए में डियर बिजनेस के लिए होना बहुत जरूरी था, ठीक है। 7(1) के अंदर मैंने शेड्यूल 1 की बात करी थी जहां पर विदाउट कंसीडरेशन होने पर भी सप्लाई माना जाएगा। वो शेड्यूल नंबर 1 डियर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को आज। 7(1)(a) सेक्शन 7(1)(a) डियर, वहां पर आपको यह बताया गया था कि भाई किसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोले और किसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोले। ये चीज डियर मैंने आप लोगों को 7(1)(a) में, और इसके लिए हमें शेड्यूल नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी बातें थी डियर कल वाली क्लास में। इसके बाद डियर मैं आप लोगों को एनालिसिस करा रहा था। वेरियस एग्जांपल्स आर गिवन एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम एग्जांपल्स, सम एनालिसिस। लास्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को समझाया था वो क्या समझाया था? मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो आर्ट वर्क होता है, जो डिजाइन होती है, जो पेंटिंग होती है, इफ वी आर सेंडिंग द आर्ट वर्क और डिजाइन वर्क, राइट, अगर हम उसको कहीं पर सेंड कर रहे हैं, सपोज करो हम उसको जयपुर से दिल्ली पर सेंड कर रहे हैं, इट इज नॉट अ सप्लाई माय डियर फ्रेंड। दोस्तों ये सप्लाई नहीं है। अगर आप अपनी डिजाइन, अपनी आर्ट, अपनी पेंटिंग को यहां से वहां भेज रहे हो डियर, इट इज नॉट अ सप्लाई, इट इज नॉट अ सप्लाई माय डियर फ्रेंड। ये किसी भी कंडीशन में सप्लाई नहीं है। अच्छा, हां जी, बिल्कुल नहीं है ये। जब आपकी पेंटिंग एग्जीबिशन में जा रही है तो इट इज नॉट गोइंग फॉर सेल। हो सकता है वहां पर सेल हो जाए, तो जब आप वहां उसको सेंड करोगे इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन जब वो उस एग्जीबिशन में जाएगी और वहां पर कोई बायर कंसीडरेशन पे करके उसको परचेज करेगा, देन इट शुड बिकम सप्लाई। तब जाकर दोस्तों वो सप्लाई बन जाएगी। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे, राइट। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 हमारा ऑलरेडी हो चुका है, और अब मैं आप लोगों को यहां पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो करवाने वाला हूं। और वो एग्जाम्पल किस लिए है भाई? अपना जरा कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो और वहां इसको लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। वहां पर इसको लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है जी। कर देते हैं, राइट, कर देते हैं। चलो कर देते हैं भाई, स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो आप यहां पर लिखोगे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वर्ड बार बार आता है जब भी आप सप्लाई के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो ना, वहां पर ये वर्ड बार बार आता है कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आखिर में ये क्या चीज है भाई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का यहां पर मतलब क्या है। पक्का? ठीक है जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब समझाता हूं। यहां पर एक एग्जाम्पल से समझिएगा इस बात को और लिखिएगा दोस्तों। मिस्टर एक्स, यहां पर हम बात करते हैं मिस्टर एक्स की, ठीक है। मिस्टर एक्स ने क्या करी जी? बाय करी कार। इट इज नॉट अ कार, इट्स अ कार, है ना। एक बड़ी सी कार खरीदी भाई मिस्टर एक्स ने, ओके, फॉर पर्सनल यूज।
और ये जो कार खरीदी है ना मिस्टर एक्स ने, ये पर्सनल यूज के लिए खरीदी है। ओके सर। और इसने ये कार खरीद कर किसको बेच दी भाई? सेल टू। किसको बेच दी? जरा बताओ किसको बेच दी? किसी डीलर को बेच दी, किसी डीलर को। तो मिस्टर एक्स ने कार खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। और पर्सनल यूज के लिए कार खरीदने के बाद ये कार मिस्टर एक्स किसी डीलर को बेच देता है, उसको सेल कर देता है, राइट। तो क्या आप इसको सप्लाई मानोगे? यहां पर दोस्तों कंसीडरेशन भी है, यहां पर सेल भी हुई है, और सेल भी गुड्स की हुई है, क्योंकि कार तो मूवेबल है भाई, जबरदस्त है, कहीं भी ले जाओ, बहुत तेज चलती है। तो क्या आप इसको सप्लाई मानोगे? मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार है। मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप इसको सप्लाई मानोगे या नहीं मानोगे। मुझे इतना सा बता दो भाई कि आप जब इसको बेचते हो तो ये सप्लाई मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। दिस इज माई क्वेश्चन माई डियर फ्रेंड्स। मुझे बस इतना सा बता दो कि आप इसको, ये जो कार खरीद कर आपने बेची है, आप इसको क्या मानोगे भाई? मुझे बता दो बस इतना सा। तो आप यहां पर लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे दोस्तों, नॉट अ सप्लाई। दिस इज नॉट अ सप्लाई। ये दोस्तों सप्लाई नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लेना डियर, ये सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है सप्लाई? इसका क्या रीजन है कि आप इसको सप्लाई नहीं मानोगे? बिकॉज, लिख लो, बिकॉज नॉट इन द कोर्स, बिकॉज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस। ओहो, बिकॉज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्योंकि भैया ये कार मैंने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी, इसको मैं बेच रहा हूं तो मैं अपने बिजनेस के फर्दरेंस में थोड़ी ना बेच रहा हूं इसको। इट इज नॉट अ सप्लाई। दोस्तों कल भी मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा था ना, आपके घर में न्यूज़पेपर की रद्दी इकट्ठी हो जाती है, बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, फिर आप उसको रद्दी वाले को बेचते हो। तो क्या ये सप्लाई है? दोस्तों ये बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है। व्हाई इट इज नॉट अ सप्लाई? बिकॉज इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप मेरी बात को डियर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हां सर, हम आपकी बात को बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं, बिल्कुल हमें यह बात क्लियर हो गई है। बहुत बढ़िया दोस्तों। वन मोर एग्जाम्पल डियर, वन मोर एग्जाम्पल। राधिका, राधिका, ये है राधिका जी। ये कौन है जी? राधिका जी हैं। राधिका जी क्या करती हैं? भोला ज्वेलर्स, भोला, भोला ज्वेलर्स। राधिका जी क्या करती हैं? भोला ज्वेलर्स को, जो भी हमारे भोला ज्वेलर्स हैं उनको, जो ओल्ड बैंगल्स हैं, ओल्ड बैंगल्स एंड ईयर रिंग्स, ओल्ड बैंगल्स एंड ईयर रिंग्स दे देती हैं। मतलब राधिका जी ने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदे थे ओल्ड बैंगल्स एंड ईयर रिंग्स। झुमका गिरा रे, एक वो क्या होती है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां रे, तो ये वो बैंगल्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, राइट, होती है ना। तो राधिका जी ने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी थी और वो चली गई भोला ज्वेलर्स के पास कि लो भोला, पैसे दे दो इसके, ले लो मेरी ज्वेलरी, ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब ले लो, है ना। तो मुझे बताओ डियर, अगर ये राधिका जी उसको भोला ज्वेलर को देंगी तो दोस्तों मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, आप इसको सप्लाई मानोगे या नहीं मानोगे? इसको सप्लाई मानोगे या नहीं मानोगे डियर? दोस्तों मुझे प्लीज कमेंट करके बता दो।
मानोगे या नहीं मानोगे? प्लीज कमेंट करके बताओ माय डियर फ्रेंड्स। आप यहां पर लिखोगे नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। दोस्तों ये सप्लाई नहीं है, मैं आपको बता दूं ये सप्लाई नहीं है, इसको हम सप्लाई नहीं बोल सकते माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज नॉट इन द कोर्स, बिकॉज नॉट इन द कोर्स और furtherance of business, because not in the course or furtherance of business, not in the course or furtherance of business। क्योंकि इसको सप्लाई इसलिए नहीं माना जा सकता दोस्तों क्योंकि ये बिजनेस के फर्दरेंस में नहीं है। ओ माय गॉड, ये बिजनेस के फर्दरेंस में नहीं है। तो आपको समझ में आया फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट का क्या मतलब है? अच्छा डियर, पूरे एंटायर जीएसटी में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी है, केवल एक सिचुएशन को छोड़कर, और वो एक सिचुएशन क्या है दोस्तों? वो मैंने बताई थी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 7(1)(b), राइट। चलो जी, बहुत बढ़िया, लाइक तो कर दो, मुझे अच्छा लगता है आपका लाइक देखकर। चलो बहुत बढ़िया सर। इसके बाद सुनो, ये हो जाता है हमारा पॉइंट नंबर 5। ये जो मैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात कर रहा था ना, इसको लिख लेना भैया अपनी कॉपी में, इट इज फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये जितनी भी बात मैंने आप लोगों को बताई, दैट इज इन रिलेशन टू फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, राइट। ओके सर, इसके बाद में क्या लिखना है? इसके बाद में सुनो, इसके बाद में लिखो एक छोटा सा पॉइंट लिखो यहां पर। क्या लिखोगे? एनी ट्रेड कॉमर्स, एनी ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर कॉमा प्रोफेशन, any trade, commerce, manufacture, profession, even if there is no monetary benefit, even if no monetary benefit। दोस्तों अगर आप कोई ट्रेड करते हो, कॉमर्स करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, किसी भी प्रोफेशन को चलाते हो, तो भैया वहां पर जो काम करोगे वो सप्लाई है, चाहे आपका मॉनेटरी बेनिफिट कमाने का ऑब्जेक्ट ना हो। देखो आपने मॉनेटरी बेनिफिट लिया या नहीं लिया, दैट इज नॉट रेलिवेंट। सो व्हाट इज रेलिवेंट माय डियर फ्रेंड्स, कि जो भी एक्टिविटी आप अभी पर कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी आप अभी कर रहे हो, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बस ये बात आप याद रख लेना भाई, कि जो भी काम आप कर रहे हो, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बस इतना सा समझ लो मेरे भाई, इतना सा समझ लो, राइट। इज इट क्लियर? हां सर, हमें बात बहुत जोर से समझ में आ गई है। चलो जी, अब हम बात करते हैं जी पॉइंट नंबर 6 की, और मैं आप लोगों को यहां पर पॉइंट नंबर 6 भी नोट करवा देता हूं। मजा आ रहा है ना नोट करके लिखने में? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, जब आप ऐसे राइट डाउन करके लिखते हो ना, सीधा माइंड को मैसेज जाता है, और ऐसा करने से डियर चीजें बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को मगअप होती है, याद होती हैं। और अगर भूल भी जाओ, फटाफट से रिवाइज कर लो, किताबों में कहां देखते रहोगे भाई, है ना? यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। सच्ची में सर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा अपना सा लगता है। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस एज अ वोकेशन इज ऑल्सो अ
सप्लाई अंडर GST. So sale of goods or service as a vocation is also a supply under GST. तो आप गुड्स को बेच रहे हो या सर्विस को बेच रहे हो, वो भी एज अ वोकेशन इज ऑल्सो अ सप्लाई अंडर GST. ठीक है, तो अगर आपका काम किसी वोकेशन को चलाना है, उसमें आप गुड्स और सर्विस को सप्लाई कर रहे हो या सेल कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो सप्लाई, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल डियर, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जरूर लिखना. मान लो जी कोई एक्टर है ना, वो पेंट करता है. पेंट, क्या पेंट करता है? सम पेंटिंग्स. मान लो जी कोई एक्टर है और वो पेंट करता है सम पेंटिंग्स. वो पेंट करता है सम पेंटिंग्स और उसको क्या करता है भाई? सेल इट, उसको बेच देता है. ठीक है, और बेचने के बाद जो कंसीडरेशन आता है ना, कंसीडरेशन, इट इज डोनेटेड टू आ चैरिटेबल ट्रस्ट. वो उस पैसे को किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है. वो जो कंसीडरेशन है दोस्तों, उसे किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया जाता है. तो मुझे बताओ भाई, प्लीज मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो डियर. देखो, आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा. अब आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ. मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ कि एक एक्टर था, उसका काम तो एक्टिंग करना था, लेकिन वो कभी कभी ऐसे ही शौक के तौर पर पेंटिंग्स बनाता था. मतलब एक तरह से उसका वोकेशन था डियर. ठीक है, इट इज नॉट द प्रोफेशन, ये उसका वोकेशन था. और वो क्या करता था? उन पेंटिंग्स को बेचकर जो पैसे आते थे उसे किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करता था. देखो, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में. मुझे बताओ डियर, क्या वो पेंटिंग बेचना सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. ठीक है, सर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माने या नहीं माने भाई, क्या करें? माने या नहीं माने? बोलो 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 बोलो, बताओ भैया. मानेंगे हैं? मानेंगे, यस. कंसीडरेशन, सॉरी, लिख लो भाई, मानेंगे. क्वालिफाई एज सप्लाई, इवन दो इट इज वन टाइम अकरेंस. आप इस काम को चाहे एक बार ही करो, लेकिन हम इसको सप्लाई मानेंगे. ये काम चाहे आप एक बार ही करो, हम इसको सप्लाई मानेंगे. चाहे भले ही ये वन टाइम अकरेंस हो, लेकिन हम इसको मानेंगे डियर. हम तो इसको मानेंगे. राइट, ओके सर, बहुत बढ़िया. एक और एग्जाम्पल डियर, वन मोर एग्जाम्पल, इसी पॉइंट नंबर 6 में वन मोर एग्जाम्पल. सर्विस ऑफ डिपोजिटिंग इलेक्ट्रिक बिल. सर्विस ऑफ डिपोजिटिंग इलेक्ट्रिक बिल. सर्विस ऑफ डिपोजिटिंग इलेक्ट्रिक बिल. क्या करें भाई, फटाफट बोलो. सर्विस ऑफ डिपोजिटिंग इलेक्ट्रिक बिल, इसका भी एग्जाम्पल बहुत शानदार है, एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है. बाई अ क्लब और एसोसिएशन, बाई अ क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी टू its members treated as supply.
ट्रीटेड एज सप्लाई, और नीचे लिख लो भाई इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो कोई मान लीजिए दोस्तों एसोसिएशन है, कोई सोसाइटी है, कोई क्लब है, अगर वो अपने मेंबर्स को, वो अपने ही मेंबर्स को कोई सर्विस देती है, सपोज उनका बिजली का बिल जमा कराती है, तो बिजली का बिल इज नॉट सप्लाई। अगर मान लो बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5000 का है, तो इट इज नॉट सप्लाई, लेकिन उसको जमा कराने के बदले में दे आर अर्निंग सम कमीशन, द सोसाइटी इज अर्निंग सम कमीशन फ्रॉम द मेंबर्स, whether it is supply or not. Yes, it is supply and it is covered in the definition of business. दोस्तों उसे बिजनेस भी माना जाएगा। ओके जी, ओके। बाकी लोग कहां पर हैं भाई? आज आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, बताओ। आपका भी तो मुझे क्या बोलते हैं वो इंगेजमेंट, मतलब आप भी इंगेज हो भाई, ऐसे थोड़ी मजा आता है। अच्छा ठीक है सर, हम भी करेंगे कमेंट। ओके, ये हमारा पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है डियर। अब मैं आप लोगों को यहां पर पॉइंट नंबर 7 पढ़ाऊंगा, राइट। अब मैं आप लोगों को यहां पर पॉइंट नंबर 7 पढ़ाऊंगा, और पॉइंट नंबर 7 लिख लो, सप्लाई बाई आ टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई बाई आ टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई बाई आ टैक्सेबल पर्सन। और यहां पर लिख लो भाई, सप्लाई बाई अ टैक्सेबल पर्सन में अ सप्लाई टू अट्रैक्ट GST, अ सप्लाई टू अट्रैक्ट GST शुड बी मेड, a supply to attract GST should be made by a taxable person. A supply to attract GST should be made by a taxable person. ठीक है। Recipient can be either taxable और नॉन टैक्सेबल। ठीक है, रेसिपिएंट कैन बी ईदर टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। और इसके नीचे एक बात और लिख लो भाई, क्या? टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन, टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु इज registered or liable to be registered or liable to be registered। ठीक है जी। और आप लिख सकते हो वॉलेंट्री रजिस्टर्ड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। देखो, कोई भी सप्लाई टैक्सेबल तभी होती है, किसी भी सप्लाई पर GST तभी लगता है जब वो सप्लाई, वो काम किसी टैक्सेबल पर्सन ने किया हो। किसने किया हो भाई? टैक्सेबल पर्सन ने किया हो। अब आप कहोगे सर ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है कोई भी ऐसा बंदा जो कि GST के लॉ में रजिस्टर्ड है। अब आप कहोगे सर रजिस्टर्ड कौन होता है? तो वो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी बंदा GST के लॉ में रजिस्टर्ड है या वो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है, तो हम उसको बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन। क्या बोलते हैं हम उसको? हम उसको बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन। मतलब आप रजिस्टर्ड हो तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो, और अगर आप लाइबल हो रजिस्टर्ड होने के लिए तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो। और अगर आपने अपना वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराया है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन खुद से कराया है, चलाकर कराया है, यू आर नॉट लाइबल, फिर भी आप अपना वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराते हो,
तो भी हम आपको टैक्सेबल पर्सन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, राइट? यस सर। तो ये 7 पॉइंट आपको समझ में आया, राइट? ठीक है जी, 7th पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी आप लोग लिख लो भाई, थोड़ा सा एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ सकता है। टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है भाई? टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम, इसका क्या मतलब होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम का मतलब क्या है। तो आप यहां पर लिख लो, एज पर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, एज पर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट PSC बिटवीन, एज पर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट PSC बिटवीन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ लिख लो भाई ऑयल एक्सप्लोरेशन और पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट, एज पर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट और ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट। एक बार पूरा लिख लो, फिर समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है जी? कॉन्ट्रैक्टर, सॉरी इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसको आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? सेकेंड पॉइंट लिखो, फिर समझाता हूं। कॉन्ट्रैक्टर आर इंटाइटल्ड टू रिकवर, दोस्तों ये चीजें आपके स्टडी मैट में कहीं पर भी हो सकती है, मैं आपको पूरा कवर करा के चलूंगा। कॉन्ट्रैक्टर आर इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द sale proceeds all expenses incurred in exploration, development, production and payment of royalty, so the contractors are entitled to recover from the sale proceed all expenses incurred in exploration, development, production and payment of royalty। ठीक है भाई? और यहां पर लिख लो, इट इज नॉट अ सर्विस टू दी गवर्नमेंट, ठीक है? सो नॉट टैक्सेबल। तो दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम का क्या मतलब होता है? सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। गवर्नमेंट और जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई जमीन के अंदर से ऑयल निकालना है, जमीन के अंदर से कुछ एक्सप्लोरेशन करना है, कुछ पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भाई यहां से जो भी ऑयल एक्सप्लोरेशन होगा, यहां से जो भी पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन होगा, उसमें जो एक्सपेंडिचर लगेगा, उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर लगेगा
वो सारा एक्सपेंडिचर सेल प्रोसीड में से मीट आउट किया जाएगा। जो सेल प्रोसीड है उसके अंदर से मीट आउट किया जाएगा। इट इज नॉट अ सर्विस टू द गवर्नमेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये गवर्नमेंट को दी जाने वाली सर्विस नहीं है। ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो, क्योंकि क्या होता है भाई, जो खर्चा हुआ है वो पहले रिकवर होता है ग्रॉस सेल में से। वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलेंगे उसकी ग्रॉस सेल में से जो एक्सपेंडिचर हुए हैं एक्सप्लोर करने के, जमीन में से निकालने के, वो पहले रिकवर होते हैं। लेकिन ये कोई आप सरकार को सर्विस नहीं दे रहे हो। लॉ ने इसको सर्विस नहीं माना और बोला कि इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट लाइबल फॉर जीएसटी बिकॉज इट इज अ शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टर। राइट? समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, हमें समझ में आया। हमें ये बात बहुत जोर से समझ में आई। दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉइंट नंबर 9 मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा अपनी कॉपी में। बहुत अच्छे से नोट करिएगा इसको अपनी कॉपी में। अच्छा, हाँ जी, तो लिख लो भाई, पॉइंट नंबर 9 लिख लो। क्या है ये पॉइंट नंबर 9? लिखो यहां पर बहुत अच्छे से। सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, और डैश लगा के लिख लेना भाई, डीम्ड सप्लाई। मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, और आप इसको बोल सकते हो शेड्यूल नंबर 1। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर 4 केसेस हैं। कितने? 4 केसेस। मैं आप लोगों को 4 केसेस बताने जा रहा हूं। मैं यहां पर आप लोगों को 4 केसेस बताने जा रहा हूं, और ये चारों केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो 4 केसेस हैं डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 4 केसेस हैं, यहां पर सप्लाई माना जाएगा। अगर कंसीडरेशन नहीं भी है ना, तो भी हम इसको सप्लाई मानकर चलेंगे। अगर कंसीडरेशन नहीं भी है तो आपको सप्लाई मानकर चलना पड़ेगा। कोई इलाज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बता देता हूं ये 4 केसेस कौन कौन से हैं। मतलब ये 4 केस ऐसे हैं डियर, आपको बड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि यार कंसीडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मानो। यस, आपने सेक्शन 7(1)(c) पढ़ा था, और वहां पर डियर जो केस दिए हुए हैं ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको लॉजिक भी देकर चलूंगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या है भाई कि कंसीडरेशन नहीं होने पर भी, ओहो, कंसीडरेशन नहीं होने पर भी सप्लाई मान लेंगे। ऐसा क्या है भाई, जरा देखें तो सही। चलो जी, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिख लो। सबसे पहला पॉइंट लिखो जी, लिखो। एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल, एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल एंड और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, बिजनेस असेट ऑन permanent basis, any kind of disposal or transfer of business asset on permanent basis, even though without consideration qualify as supply, विदाउट कंसिडरेशन क्वालिफाई एज सप्लाई। और सेकंड नंबर पॉइंट आप लिखोगे, कवर
ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स फ्रॉम होल्डिंग, एक बार लिख लो फिर समझाता हूं, फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडरी, फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडरी कंपनी फॉर नील कंसीडरेशन, फॉर नील कंसीडरेशन, है ना। और थर्ड पॉइंट आप यहां पर लिखोगे, दिस प्रोविजन वुड अप्लाई, दिस प्रोविजन वुड अप्लाई ओनली इफ इनपुट टैक्स credit, this provision would apply only if input tax credit has been availed on such asset. This provision would apply only if input tax credit has been availed on such asset. ठीक है, अब मेरी बात को बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं माय डियर फ्रेंड, और वो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बिजनेस असेट के होते हैं। मतलब वहां पर क्या होता है जी कि सपोज करो मैंने कोई बिजनेस असेट थी, है ना, सपोज करो जी मैं लैपटॉप परचेज करके लाया, लैपटॉप, ठीक है, और उस लैपटॉप को मैं किसी को बेच देता हूं, मैं किसी को सेल कर देता हूं, ठीक है, और वो लैपटॉप जब मैं खरीद के लाया था तो मैंने उसकी इनपुट क्रेडिट ली थी। अब आप कहोगे सर ये इनपुट क्रेडिट क्या चीज होती है? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूं। जैसे सपोज करो जी हम 100 रुपए का गुड्स परचेज करके लाते हैं जिस पर सपोज करो 10% टैक्स है, तो जब हम 10% टैक्स देते हैं 100 रुपए पर, तो ये जो 10 रुपीज हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया है, जैसे सपोज करो ए ने गुड्स किसको सेल किया, बी को सेल किया 100 रुपए का, उस पर 10% टैक्स दिया, तो इसका मतलब आपने 10 रुपए का बर्डन आया, किस पर आएगा? बी पर आएगा, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स है। ए बर्डन किस पर डालेगा? बी पर, तो ए बी से 10 रुपए कलेक्ट करेगा, और ये 10 रुपए कलेक्ट करने के बाद ए कहां जमा करा देगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा। तो डिपॉजिट तो ए करवाएगा, लेकिन वो बर्डन किस पर डालेगा? बी पर। उस टैक्स का जो बर्डन है वो किस पर डाला जाएगा दोस्तों? बी पर डाला जाएगा, ठीक है। तो इंजेक्शन तो लगेगा ए के, लेकिन दर्द किसके होगा? बी के। जैसे ही ए के इंजेक्शन लगाएंगे बहुत तेज से दर्द, लेकिन आवाज किसकी आएगी? बी की आएगी डियर। बर्डन किस पर गिरेगा? बी पर गिरेगा। अच्छा दोस्तों, एक तरह से बर्डन बी पर आया 10 रुपए का। अच्छा, बी के लिए ये कौन सी सप्लाई होती है? इनवर्ड सप्लाई। बी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाई। दोस्तों ये इनवर्ड सप्लाई है, राइट, हम इसको इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं। अच्छा, इस इनवर्ड सप्लाई पर 10 रुपए का टैक्स बी की पॉकेट से लग गया, ठीक है। अब बी उसको फर्दर सपोज करो सी को बेच रहा है, वैल्यू एडिशन करने के बाद। ऐसा तो होगा नहीं कि 100 रुपीज का सामान 100 में ही सेल करेगा, नो। सपोज करो उसने वैल्यू एडिशन किया और वो इसको 150 में सेल कर रहा है। अच्छा, सेल को बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई, परचेज को बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, सेल को बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। तो दोस्तों आउटवर्ड सप्लाई पर जब बी सी को बेचेगा तो वो भी 10% लगाएगा, एंड इट कम्स टू 15 रुपीज। तो मिस्टर बी सी से पैसे लेगा 165। देखो कॉन्सेप्ट को समझना दोस्तों। तो बी को यहां पर क्या करना पड़ेगा? बी को 15 रुपीज कलेक्ट होगा सी से, राइट। मिस्टर बी को मिस्टर सी से 15 रुपीज कलेक्ट होगा, लेकिन दोस्तों मिस्टर बी ऑलरेडी 10 रुपीज गवर्नमेंट को दे चुका है। तो क्या वो गवर्नमेंट को पूरे 15 रुपीज देगा? नहीं, 15 रुपीज कलेक्ट होंगे, लेकिन बी इसमें से 10 रुपीज की क्रेडिट लेगा। क्रेडिट का मतलब अपनी पॉकेट में रखेगा।
क्योंकि उसने पहले 10 रुपया पे किया है डियर, तो वो 10 रुपया वो आज अपना रिकवर करेगा, है ना। तो जो टैक्स आप परचेज पर पे करते हो माय डियर फ्रेंड्स, उसकी हमको क्रेडिट मिल जाती है, उस अमाउंट की हमको क्या मिल जाती है, क्रेडिट मिल जाती है। तो 15 रुपए हम कलेक्ट करेंगे, लेकिन हम 10 रुपीज की क्रेडिट लेंगे। अच्छा, पहले क्रेडिट बुक होती है डियर, ये 10 रुपए की क्रेडिट हमारी पहले बुक होती है। अच्छा, इसको बुक भी बोलते हैं, इसको टेकन भी बोलते हैं, इसको अवेल भी बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। बुक बोलो, अवेल बोलो, टेकन बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। पहले आप 10 रुपीज की जो क्रेडिट है उसको बुक करोगे, क्योंकि आपने 10 रुपीज अपनी पॉकेट से दिए हैं। और जब फर्दर आप सप्लाई करोगे तो फर्दर जो टैक्स लगेगा वो आप सामने वाले से लोगे 15 रुपीज, और उस 15 में से ये जो 10 रुपीज की क्रेडिट है इसको आप करोगे यूटिलाइज। ये जो 10 रुपए की क्रेडिट है ना माय डियर फ्रेंड, इसको आप यहां पर क्या करोगे, यूटिलाइज करोगे। तो 15 रुपए कलेक्ट करोगे और 10 रुपीज को यूटिलाइज करोगे, तो आपको फाइनली 5 रुपया गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये जो 5 रुपया है ये फाइनली आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये 5 रुपया आप फाइनली गवर्नमेंट को पे करोगे। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट यूटिलाइज करना। तो पहले आईटीसी बुक होता है और बाद में वो यूटिलाइज होता है। यहां तक समझ में आया। और फाइनली डियर ये 15 रुपए का बर्डन सी पर आएगा, ना ए पर बर्डन आया, ना बी पर आया, सी पर आएगा, क्योंकि बी को तो उसके पैसे मिल गए, राइट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी बिजनेस असेट को परमानेंटली ट्रांसफर कर देते हो, किसी को दे देते हो, ठीक है, कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को असेट दे देती है, कोई भी किसी भी बंदे को, सपोज करो ये बिजनेस असेट 100 रुपए की थी और आपने इसे सी को सेल कर दिया, और आपने जब सी को सेल किया तो आपने इसको कर दिया है विदाउट कंसीडरेशन। आपने सी से पैसे नहीं लिए, आपने सी को गिफ्ट दे दिया डियर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप 10 रुपीज की ऑलरेडी क्रेडिट बुक कर चुके हो, ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊं डियर, ये क्रेडिट जब बुक होती है ना 10 रुपीज की, तो आप इसको फर्दर कभी भी यूटिलाइज कर सकते हो। नॉट ओनली कि आप सी को बेचोगे तो ही होगा, किसी भी आउटवर्ड सप्लाई के टैक्स में से 10 रुपया का क्रेडिट आपको यूटिलाइज होने को मिलेगा। तो लॉ ये कहता, अच्छा आपको पता है क्रेडिट बुक क्यों करवाई जाती है? देखो, गवर्नमेंट आपको 10 रुपीज का क्रेडिट कब देगी? जब आप इस गुड्स की आगे फर्दर सप्लाई करोगे। फर्दर सप्लाई करोगे तो उस पर जीएसटी लगेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने आपको 10 रुपया का क्रेडिट बुक करने के लिए बोला। लेकिन आपने क्या किया डियर? आपने तो उसको फ्री में दे दिया किसी को, है जी, आपने तो फ्री में दे दिया, आपने तो उसको विदाउट कंसीडरेशन दे दिया। तो डियर, क्या गवर्नमेंट यहां पर यह बोले कि ना ना फ्री में देना सप्लाई नहीं है? लॉ कह रहा है नहीं, हम फ्री में देने को सप्लाई मानेंगे। इसलिए मानेंगे क्योंकि आपने पहले 10 रुपीज की क्रेडिट बुक करी थी। अब आप कहोगे सर फ्री में देना सप्लाई मानोगे तो कंसीडरेशन कहां से लाएंगे? तो दोस्तों, कंसीडरेशन निकालने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर है। आज मैं किसी को कोई सामान फ्री में देता हूं तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होती है। अरे मार्केट वैल्यू होती है, उसको बेस बना लेंगे। लेकिन हम सप्लाई मानेंगे, फ्री में देना। अगर बी सी से पैसे ना भी लेना, 150 रुपए ना भी ले, तो भी माना जाएगा सप्लाई। बस एक बात ध्यान रखना, ये प्रोविजन तब ही एप्लीकेबल होता है जब आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। आपने पहले आईटीसी को अवेल किया हो। बुक बोलो, अवेल बोलो, टेकन बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। ध्यान रखना, इस बात को लिख लेना अपनी कॉपी में। तो किसी भी बिजनेस असेट पर अगर आपने आईटीसी बुक किया है तो चाहे आप उस बिजनेस असेट को किसी को भी दे दो, फ्री में दे दो, अपनी सब्सिडरी कंपनी को दे दो, अपने फ्रेंड को दे दो,
किसी को भी दे दो, अगर आप उसको फ्री में दोगे, अगर आप उसको विदाउट कंसीडरेशन दोगे, तो हम उस विदाउट कंसीडरेशन को भी सप्लाई मानेंगे, क्योंकि आपने पहले आईटीसी लिया था। हां, अगर आप 10 रुपीज की आईटीसी ना लेते, अगर आप पहले 10 रुपीज का आईटीसी ना लेते और अब आप उसको फ्री में देते हो, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। कोई भी चीज फ्री में देना तब ही सप्लाई है जब पहले आपने उसके ऊपर आईटीसी बुक किया हो, अदरवाइज नॉट। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई हो डियर तो कमेंट करके जरूर बता देना और लाइक कर देना डियर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच्चे बता रहा हूं मैं, राइट? अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं मान लूंगा भाई आपको बात समझ में आ गई, और आपको बात समझ में आ जाए डियर, इससे अच्छी चीज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। बता दो भाई, बता दो, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। चलो, नहीं बता रहे हैं बच्चे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स लिखना चाहो तो लिख लो। हाँ सर, एग्जाम्पल लिखा दो आप, एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स नोट करा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लो आप यहां पर, एग्जाम्पल नंबर 1 लिख लो, डोनेट ओल्ड लैपटॉप टू चैरिटेबल schools. Donate old laptop to charitable schools treated as supply. Donate old laptop to charitable schools treated as supply, provided ITC has been availed on such laptops. Donate old laptop to charitable schools treated as supply, provided ITC has been availed on such laptops. ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद पॉइंट नंबर बी, a cloth retail gives cloth from his business stock free of cost. A cloth retail gives cloth from his business stock free of cost is supply if ITC has been availed. A cloth retail gives cloth from his business stock free of cost is supply if ITC has been availed. If ITC has been availed. Then point number C, a dealer transfer AC for personal use. A dealer transfer AC for personal use at his residence is
सप्लाई इफ ITC अवेल्ड। तो ये 3 एग्जाम्पल डियर बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके ऑफिस में लैपटॉप है, आप परचेज करके लाए थे, आपने ITC लिया था, अब लैपटॉप का पुराना वर्जन हो गया तो आपने सोचा यार किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को गिफ्ट में दे देते हैं। दे दो भैया, लेकिन वो गिफ्ट में देना भी क्या माना जाएगा? सप्लाई, क्योंकि आपने इनपुट क्रेडिट लिया था। तो जिस जिस चीज का इनपुट क्रेडिट लेते हो उसे अगर बाद में फ्री में देते हो तो फ्री में देना भी सप्लाई है। दूसरा पॉइंट, कोई भी क्लोथ रिटेल अपने बिजनेस स्टॉक में से कपड़ा फ्री में देता है, किसी को गिफ्ट में देता है, फ्रेंड आ गया जी शर्ट फ्री में दे दी उसको, लेकिन आपने उस शर्ट को जब परचेज किया था तो आपने ITC लिया था। डियर, शर्ट फ्री में देना भी क्या माना जाएगा? सप्लाई। कोई डीलर है AC का, वो AC खरीदने बेचने का काम है, तो पहले AC परचेज करके लाता है, GST पे करता है, उसकी ITC अवेल करता है। घर से फोन आ गया जी, भाभी जी का फोन आ गया घर से, भाभी जी घर पे हैं कि सुनो जी AC लग जाना चाहिए, दुनिया के AC लगाते हो, घर में AC नहीं है, और घर से फोन आ गया। अब करता क्या ना करे भाई, घर पे भी जाना, तो AC लगवाए घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, आप उसको अपने घर पे फ्री में लगा रहे हो डियर, और आपने पहले उस पर ITC बुक किया था। भैया वो फ्री में लगाना भी सप्लाई है। तो जितनी चीजों पर आप पहले ITC लिए हो बिजनेस में, अगर आप उन असेट्स को किसी को फ्री में दोगे या फ्री में लगाओगे माय डियर फ्रेंड्स, तो हम उसको सप्लाई मानेंगे। मानो तो ठीक, मानना पड़ेगा, जबरदस्ती है, राइट? मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा डियर। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आप यहां पर नोट कर लीजिए। तो मैंने पहला पॉइंट बता दिया है, जो 4 केसेस है ना, उनमें से दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट है वो यहां पर हो गया है। फर्स्ट पॉइंट इज कवर्ड। तो शेड्यूल 1 का पहला पॉइंट हमारा हो गया है। अब मैं आप लोगों को सेकंड नंबर पॉइंट लिखवाऊंगा। हमारा जो शेड्यूल नंबर 1 है उसका मैं आप लोगों को सेकंड नंबर पॉइंट यहां पर लिखाऊंगा, और आप लिख लो जी क्या है वो। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, बस एक बात ध्यान से लिख लेना, प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसको हम पैरा 2 भी बोलते हैं, पैरा 2 भी बोलते हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में करते हो, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो दैट शुड ऑल्सो बिकम सप्लाई। दोस्तों, कानून की नजर में उसको भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों के लिए रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है डियर। बस एक बात ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट में जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होगा, चाहे वो विदाउट कंसीडरेशन ही क्यों ना हो, इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना डियर, यहां पर जो भी काम होगा वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, तो चाहे वो भले ही विदाउट कंसीडरेशन हो, हम उसको सप्लाई मानेंगे, हम उसको सप्लाई मानेंगे डियर। बस वो ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कोर्स इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब आप जानते हो, इन कनेक्शन टू योर बिजनेस। अब हमें यहां पर दोस्तों एक बार रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन समझना है, उसको याद करना है।
उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा, राइट। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। कैसी क्लास लग रही है डियर, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, या मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। चलिए जी, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।